हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिफ्टिंग लॉज। दिस इज पुनीत कपूर और हम कर रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट। तो हमने हिंदू मैरिज एक्ट में बस एक टॉपिक बचाया था इस लेक्चर के लिए, दैट इज मेंटेनेंस। तो जो मेंटेनेंस है वो हम देखेंगे हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में भी और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे मेंटेनेंस अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में मेंटेनेंस के जो प्रोविजन है वो है सेक्शन नंबर 24 में दिया हुआ। अब देखो, वाई ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस क्यों? क्योंकि एक पार्टी कोई कैपेबल नहीं होगी जो प्रोसीडिंग का खर्चा दे सके या फिर अपने आप को सपोर्ट कर सके, लाइवलीहुड निकाल सके। तो उसके लिए मेंटेनेंस इज नेसेसरी। तो मेंटेनेंस है जरूरी। मतलब शादी से पहले जैसी लाइफ जी रहे थे, पेटिशन ऑफ डाइवोर्स वगैरह या कोई भी रिलीफ डाल रहे हैं, उसके बाद भी वो इंसान वैसी ही लाइफ जी पाए। ठीक है, तो बेसिक वही है कि राइट टू लाइफ का ही हिस्सा है एक तरह से, तो कि डिग्निटी से अपनी लाइफ जी पाए। तो इसीलिए मेंटेनेंस का प्रोविजन डाला गया है। देखो सेक्शन 24, वेयर इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, मतलब HMA में, हिंदू मैरिज एक्ट में, हम किसी भी रिलीफ के लिए आए हों, चाहे कोई भी प्रोसीडिंग हो, इट अपियर्स टू द कोर्ट, कोर्ट को लगता है दैट ईदर द वाइफ और हस्बैंड, वाइफ या हस्बैंड एज द केस में बी, हैज नॉट हैज नो इंडिपेंडेंट इनकम। तो हस्बैंड या फिर वाइफ के पास इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है सफिशिएंट फॉर हर, अपने लिए, और हिज सपोर्ट एंड द नेसेसरी एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग। अपने सपोर्ट के लिए, देखो एक तो आ गया सपोर्ट और दूसरा आ गया एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स के लिए पैसे नहीं है। इट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द वाइफ और हस्बैंड, जो भी वो पार्टी होगी वो एप्लीकेशन डालेगी एंड ऑर्डर द रिस्पोंडेंट, तो रिस्पोंडेंट को कहेगी कि पेटिशनर को मेंटेनेंस का सम दो उतना, मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट। अब पेंडेंटे लाइट का मतलब होता है इंटरिम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स एज हैविंग रिगार्ड टू पेटिशनर्स ऑन इनकम। क्या ध्यान में रखा जाएगा? पेटिशनर की अपनी इनकम, वो भी तो हो कैपेबल देने के लिए, एंड इनकम ऑफ रिस्पोंडेंट इट मे सीम टू कोर्ट टू बी रीजनेबल, जितना कोर्ट को रीजनेबल लगता है। तो ये तो थी फर्स्ट रीडिंग ऑफ दिस सेक्शन। इसका प्रोवाइजो भी बोलता है कि जो एप्लीकेशन अंडर जो इस सेक्शन में आएगी उसको 60 दिनों के अंदर डिस्पोज ऑफ करना है कोर्ट को फ्रॉम द नोटिस, जिस दिन नोटिस मिला है, सर्विस हुई है नोटिस की दूसरी पार्टी को। देखो अब शुरू करते हैं सेक्शन 24 पर से पढ़ना। तो पहला वर्ड जैसे हमने पढ़ा था एनी प्रोसीडिंग। तो एनी प्रोसीडिंग मतलब हिंदू मैरिज एक्ट में आप किसी भी चीज के लिए आए हो, कोई भी रिलीफ मांग रहे हो, डाइवोर्स, जुडिशियल सेपरेशन, नलिटी, रेस्टिट्यूशन या पनिशमेंट, कुछ भी मांग रहे हो, तो रिलीफ डज नॉट डिपेंड अपॉन मेरिट्स ऑफ द मेन केस। इसमें क्या है कि पहली बात, एनी प्रोसीडिंग मतलब कोई भी रिलीफ मांग रहे हो आप। सेकंड, जो आपका रिलीफ, मतलब कौन सा रिलीफ की बात हो रही है, जो इस स्टेटमेंट में बात हो रही है, यहां बात कर रही है जो मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस जो है वो मेरिट्स ऑफ द केस पे डिपेंड नहीं करेगी। मेन केस जो चला है आपका, चाहे वो डाइवोर्स, जुडिशियल सेपरेशन, किसका भी चला हो, तो जो मेंटेनेंस है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। इट डज नॉट टू बी ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। जो मेंटेनेंस है डज नॉट डिपेंड अपॉन द मेरिट ऑफ केस। उसके बाद ये संदीप कुमार वर्सेस झारखंड और लता वर्सेस नीरज पवार के केस में क्या बोला, वेयर पेटिशन बाय हस्बैंड टू डिक्लेयर मैरिज वॉइड स्टिल वाइफ इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। जहां पे पेटिशन मूव करी है हस्बैंड ने फॉर डाइवोर्स, स्टिल वाइफ इज एंटाइटल फॉर मेंटेनेंस, वाइफ मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल है, वो दूसरी पेटिशन मूव कर सकती है उसी में मेंटेनेंस के लिए। और भी केस थे, जैसे जैसे यहां देखो, मेंटेनेंस इवन when marriage is challenged। अब even if husband files petition to declare marriage void, wife is still entitled। ये इन दो केस लॉज में बोला गया। अब टीबी बाबू वर्सेस शिले का केस आया, टीबी बाबू वर्सेस शर्ले, SHERLY, शर्ले, केरला हाई कोर्ट का। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हेल्ड हुआ एनी प्रोसीडिंग हेयर मींस वॉइडेबल और विच इज टू बी डिक्लेयर वॉइड। एनी प्रोसीडिंग मतलब अगर कोई कोर्ट गया है वॉइडेबल मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करने के लिए, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड हेयर। ठीक है, एनी प्रोसीडिंग इंक्लूड्स प्रोसीडिंग फॉर नलिटी, अगर कोई डिक्लेयर करने चला गया अपनी शादी को वॉइड। अब आ जाता है कौन जा सकता है, हु कैन क्लेम मेंटेनेंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस सेक्शन की पेंडेंटे लाइट की है, ईदर वाइफ और हस्बैंड दोनों मांग सकते हैं।
अनलाइक सीआरपीसी और बीएनएसएस, यहाँ पर ईदर वाइफ और हस्बैंड कोई भी पार्टी जा सकती है जिसके पास सफिशिएंट इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है, किस चीज के लिए, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए या फिर जो केस या फिर प्रोसीडिंग्स है उसके खर्चे के लिए। तो सेक्शन 24 हमारे पास इज जेंडर न्यूट्रल, इट इज जेंडर न्यूट्रल, दोनों पार्टीज में से कोई भी जा सकता है। और केस क्या है, कंचन वर्सेस कमलेंद्र, हस्बैंड कैन ऑल्सो क्लेम मेंटेनेंस, बस उसको प्रूव करना पड़ेगा कि फिजिकल इन्फर्मिटी है, इनकेपेसिटी टू अर्न, पैसे कमा नहीं सकता है। अब कंडीशन और पैरामीटर कंसीडर्ड बाय कोर्ट, कोर्ट क्या क्या कंडीशन क्या क्या पैरामीटर्स देखेगा बिफोर ग्रांटिंग द मेंटेनेंस। तो वही जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले सफिशिएंट इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है, उसकी अपनी इनकम उतनी काफ़ी नहीं है, रिस्पोंडेंट के पास इनकम है, और जो नेसेसरी एक्सपेंसेस है प्रोसीडिंग के वो भी बियर नहीं कर पा रहा है वो। तो ये पैरामीटर्स जो है वो कोर्ट देखेगा और 60 डेज के अंदर वो एप्लीकेशन डिस्पोज कर देगा। अब नेचर ऑफ ऑर्डर अंडर सेक्शन 24, तो इसमें यही बोला गया है कि जो नेचर है दैट इज इंटरिम इन नेचर, तो पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग के टाइम चलेगी और एग्जीक्यूट होगी एज पर सीपीसी, सीपीसी की तरह एग्जीक्यूट होगी डिक्री यहां पे। उसके बाद इसमें जो केस लॉज है, नरेश कुमार वर्सेस सरबजीत कौर, इसमें बोला था इफ डज नॉट पे इंटरिम मेंटेनेंस इट विल रॉन्ग विद इन द मीनिंग ऑफ 23। अगर इंटरिम मेंटेनेंस नहीं दी तो सेक्शन 23 में जो हमने एसेंशियल्स पढ़े थे डिक्री के वो पूरे नहीं होंगे और डिक्री पास नहीं होगी, रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा इसको एक। नॉन पेमेंट ऑफ उसके बाद ओनली टू बी पास ड्यूरिंग पेंडेंसी हमने पढ़ लिया, और एग्जीक्यूट कैसे होना है, एग्जीक्यूट होना है ये एज पर सीपीसी। अब नॉन पेमेंट अमाउंट्स टू टेकिंग एडवांटेज ऑफ ऑन रॉन्ग कैन एक्ट एज बार अंडर सेक्शन 23 एचएमए जो हमने अभी बात करी। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 25। तो सेक्शन नंबर 25 बात करता है एलिमनी। एलिमनी होता है एक लमसम अमाउंट जो हम दे देते हैं पार्टी को ड्यूरिंग सेपरेशन, मतलब केस के साथ साथ क्या क्या हो सकता है। देखो एलिमनी हो सकता है या तो हम एक लमसम अमाउंट एक बार में दे दें, या हम बोले पीरियोडिक पेमेंट्स करेंगे, या बोलेंगे मंथली पेमेंट्स करेंगे, तो कुछ भी हो सकता है एलिमनी इन तीनों में से, ठीक है। तो एनी कोर्ट एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर कोई भी कोर्ट अगर अपनी जो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है एट द टाइम ऑफ पासिंग एनी डिक्री, तो बस कब याद रखना है एलिमनी कब आएगी, एट द टाइम ऑफ पासिंग एनी डिक्री और एनी टाइम सब्सिक्वेंट, एनी टाइम उसके बाद देयर टू ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट, तो कोई पार्टी एप्लीकेशन करेगी फॉर द पर्पज by either the wife or husband order that the respondent shall pay the applicant for her और हिज मेंटेनेंस। तो पहली बात मेंटेनेंस पे करे एंड सपोर्ट करे, कैसे, ग्रोस सम दे दे एक बार में, या मंथली पेमेंट दे दे, या पीरियोडिक पेमेंट्स दे दे, नॉट एक्सीडिंग द लाइफ ऑफ एप्लीकेंट। तो एप्लीकेंट के जब तक नेचुरल लाइफ है तब तक उसको मेंटेनेंस दे, कैसे, ग्रॉस सम एक बार में दे दे, मंथली दे दे, या पीरियोडिक दे दे। कोर्ट में ऑल्सो सिक्योर पेमेंट क्रिएटिंग ए चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब इमूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज कर देंगे कि उससे पेमेंट्स आती रहे। तो अब देखते हैं, ये थी बेयर रीडिंग, अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी। सबसे पहले नेचर ऑफ एलिमनी। तो देखो जो एलिमनी है, परमानेंट एलिमनीज कॉम्पनसेशन की तरह दी जाती है, गिवन आफ्टर ब्रीच ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप, तो जो है वो दी जाती है। चांद धवन वर्सेस जवाहरलाल धवन 1993 सुप्रीम कोर्ट। The word decree in section 25 encompasses only such decrees which grant relief on disruption of marital ties, मतलब disruption of marital ties अगर हो जाए, disruption of marital ties मतलब डाइवोर्स, जुडिशियल सेपरेशन, आरओसीआर या फिर मैरिज वॉइड डिक्लेयर कर दी गई हो, ठीक है। तो एनी डिक्री का मतलब यहां पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि डाइवोर्स, जहां पे डिसरप्शन हो जाए मैट्रिमोनियल आपके जो टाई है उसकी, डाइवोर्स से हो सकती है, जुडिशियल सेपरेशन से अलग हो सकते हैं, रेस्टिट्यूशन से हो सकते हैं, और आरओसीआर से, मतलब आरओसीआर जब 1 साल तक दोनों परफॉर्म नहीं करेंगे तो ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स बन जाता है, या मैरिज वॉइड थी या वॉइडेबल थी, उसको आप कोर्ट में आ गए डिक्लेयर करने के लिए, नलिटी वॉइड डिक्लेयर करने के लिए। नेक्स्ट केस रमेश चंद्र डागा वर्सेस रमेश्वर डागर 2005 सुप्रीम कोर्ट। बाइगेमिस मैरिज में बी इलीगल इन लॉ बट नॉट इनफ टू डिनाई द मेंटेनेंस। इसमें क्या बोला, बाइगेमिस जो मैरिज है ठीक है इलीगल है, लेकिन वह उसकी जो दूसरी पत्नी है उसको भी मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, इट इज नॉट इनफ टू डिनाई द मेंटेनेंस। मतलब बाइगेमी कर ली, ये इंसान ने
स्पाउस वन भी ले आया और दूसरी से भी शादी कर ली, तो उसको भी मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, और सॉरी एलिमनी देनी पड़ेगी अगर शी इज नॉट एबल टू मेंटेन हर सेल्फ, अगर उसके पास भी इनफ रिसोर्सेज नहीं है। अब आती है क्वांटम की बात। तो क्वांटम अगर देखा जाए तो नॉर्मली जो कोर्ट्स हैं वो 1/5 ऑफ द हस्बैंड्स इनकम देते हैं एलिमनी में। या फिर देखते हैं कि वाइफ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या था इन मैट्रिमोनियल होम, वो उस घर में कैसे रह रही थी। इसमें भी केस आ जाता है गुलाब वर्सेस कामत 1985 बॉम्बे। वाइफ इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस इवन डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ अडल्ट्री। अब ये देखो एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसमें क्या बोला, जो वाइफ है अगर वो ही अडल्ट्री कर दे, वाइफ ही अडल्ट्री कर दे, इवन देन शी इज एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस। वाइफ अपनी अडल्ट्री के बाद भी एंटाइटल होगी एलिमनी और मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए। अब फैक्टर्स क्या क्या कोर्ट देखता है, इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ रिस्पोंडेंट की प्रॉपर्टी कितनी है, इनकम कितनी है, पार्टीज का कंडक्ट, स्टेटस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नीड्स ऑफ एप्लीकेंट, एक्चुअल प्लस पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी कितनी है रिस्पोंडेंट्स की। ठीक है, तो यू श्री वर्सेस यू श्रीनिवासन, कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला हम स्ट्रेट फिट जैकेट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, हमने देखना है कंफर्ट और डिग्निटी ऑफ वाइफ। मोड ऑफ पेमेंट जैसे मैंने आपको बताया, लमसम हो सकता है, मंथली हो सकता है, पीरियोडिक हो सकता है, अगर नहीं दे रहे तो चार्ज क्रिएट कर सकते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कि वहां से पेमेंट्स जाए। अब मॉडिफाई कब कब हो सकती है, जो हमारा ऑर्डर है ये मॉडिफाई कब हो सकता है, कैंसिल कब हो सकता है। तो अगर कोई भी सर्कमस्टांसिस में चेंज आता है और कोर्ट को लगता है कि उन्हें मॉडिफाई करना चाहिए उनका ये ऑर्डर, एलिमनी है इसका, तो वो कर सकते हैं। दूसरा, अगर वाइफ रीमैरी कर लेती है, तो वही बात आ गई, अब किसी और से शादी कर ली तो पुराने टाइज सब खत्म हो गए, तो कोई ड्यूटी भी नहीं बची। अब जो सेकंड है, ही विल मेंटेन। वाइफ डज नॉट रिमेन चेस्ट, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेती है किसी और के साथ, चेस्टिटी नहीं रहती उसकी। हस्बैंड है सेक्सुअल इंटरकोर्स आउटसाइड वेडलॉक, या फिर हस्बैंड ही अगर वेडलॉक के बाहर कर लेता है और हस्बैंड क्लेम कर रहा था अगर एलिमनी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कुछ केसेस है। सुनीता सिंह वर्सेस राज बहादुर वेट, सुनीता सिंह वर्सेस राज बहादुर, वाइफ्स राइट टू रिजाइड इंक्लूडेड इन मेंटेनेंस, तो रेजिडेंस का राइट भी इंक्लूडेड है कि उसको राइट टू रेजिडेंस भी प्रोवाइड किया जाए। के अम्मा वर्सेस के पिल्ले, इसमें बोला वाइफ राइट्स टू मेंटेन मस्ट इंक्लूड प्रोविजंस ऑफ रेजिडेंस, ये इसमें भी बोला था। और लिविंग इन रिलेशनशिप डज नॉट गिव राइट टू पेरेंटल प्रॉपर्टी। अब एक बात क्या आई, अगर ये आई एस बत्रा के केस में, एस बत्रा के केस में क्या बोला कि अगर लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से लायबल होगा देने के लिए, तब चार्ज क्रिएट नहीं किया जा सकता पेरेंटल प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद एक केस आया सुनीता सिंह वर्सेस राज बहादुर, उसमें क्या है, एनचेस्टिटी इज बार टू मेंटेनेंस। फिर आता है गीता सतीश वर्सेस सतीश, तो गीता सतीश वर्सेस सतीश, ये भी बहुत ही खतरनाक केस। अब क्या हुआ, इस केस में एग्रीमेंट कर लिया, जो वाइफ है उसने एग्रीमेंट कर लिया कि मैं तेरे को डाइवोर्स, तू मेरे को डाइवोर्स दे दे, आई विल नॉट क्लेम मेंटेनेंस। ठीक है, हस्बैंड वाइफ के बीच एग्रीमेंट हो गया, मेंटेनेंस नहीं मांगेगी वो, सीधा डाइवोर्स के लिए फाइल कर दो, डाइवोर्स दे दो। लेकिन 2 साल के बाद शी क्लेम्ड मेंटेनेंस, एलिमनी मांग ली। कोर्ट ने कहा शी कैन, कोर्ट ने अलाउ कर दिया। कोर्ट ने कहा कोई भी एग्रीमेंट उसका जो बेसिक राइट है उसको वेव ऑफ नहीं कर सकता, यू कैन नॉट बाटर अवे योर राइट। उन्होंने कहा राइट टू लाइफ में इंक्लूड है राइट टू मेंटेनेंस, वी कैन नॉट बाटर अवे आर फंडामेंटल राइट्स बाय एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट से हम बाटर अवे नहीं कर सकते अपना कोई राइट। उसके बाद केस लो आया अरुणा बासु वर्सेस डी मित्रा, उसने बोला ऑर्डर ऑफ एलिमनी डज नॉट गेट एक्सटिंग्विश विद हस्बैंड डेथ एंड वाइफ कैन टेक इट। अब जो ऑर्डर ऑफ एलिमनी है, एलिमनी का ऑर्डर है, वो तो माना कि जब तक वाइफ जिंदा है तब तक ही ले सकती है, वाइफ जब तक अलाइव है तब तक ही उसको मिल सकता है। लेकिन जो हस्बैंड दे रहा है अगर वो ही मर गया तो उसकी प्रॉपर्टी से लाइबल, उसकी प्रॉपर्टी से राइट क्रिएट हो जाएगा वाइफ का टू गिव, टू टेक मेंटेनेंस और एलिमनी जब तक वो जिंदा है, तो यहां पर तब तक उसको मिल सकती है। अब एक लास्ट बात आती है यहां पर, मेंटेनेंस टू वुमेन इन लिव इन रिलेशनशिप। अब देखो इसमें क्या है ना, अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में एक वुमेन रह रही है, लिव इन रिलेशनशिप में, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, यहां पे है मेंटेनेंस किसको, वुमेन
जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, एचएमए में तो शायद कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जहां से दे सके, लेकिन डीवी एक्ट में इट कैन बी ग्रांटेड। पहली बात, डीवी एक्ट में इट कैन बी ग्रांटेड। अब क्या बात आई, अगर हम यूएसए में देखें, यूएसए ने एक टर्म क्वाइन कर दिया है, दैट इज पेलिमनी। पेलिमनी मतलब अगर कोई लिव इन में सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड के लिए रह रहा है, सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रह रहा है, देन मेवीन्स की कोर्ट ने वहां पे एक टर्म बना दी पेलिमनी, और कहा गया कि इट कैन बी ग्रांटेड। अगर कोई सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड में लिव इन में रह रहा है तो वाइफ कैन क्लेम पेलिमनी। तो बस वैसे ही एक इंडिया का केस था, डी वैल्यू स्वामी वर्सेस पति चम्मल, 2010 सुप्रीम कोर्ट। तो 2010 सुप्रीम कोर्ट के इस केस में मेंशन किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि इंडिया में अभी ऐसा कुछ नहीं है, बट यूएसए में पेलिमनी यूज होता है टू गिव वुमेन जो लिव इन में रह रही है उनको राइट मिल जाए उनके पार्टनर से क्लेम करने का, या अगर पार्टनर डेजर्ट करके चला जाता है लिव इन। बस इंपॉर्टेंट क्या है, सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड। इंडिया में अभी नहीं है। और सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लिव इन और लिव आउट रिलेशनशिप वो आए और गए, तब क्लेम नहीं कर सकते। सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड होना चाहिए। इंडिया में इसके लिए लेके अभी कोई लॉ नहीं आया है। एंड लास्ट जो आज हमने देखा, सेक्शन 24 और जो 25 है, ये इंश्योर करता है एक तो इकोनॉमिक जस्टिस, जो पार्टी इकोनॉमिकली वीकर है उसके साथ जस्टिस हो, प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी, अपने डिग्निटी से लाइफ को जो है वो जी सके, जैसा शादी से पहले वेडलॉक से पहले जी रहे थे वैसा ही बाद में भी अपनी लाइफ डिग्निटी से जी सके, प्रिवेंशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, किसी की एक्सप्लॉयटेशन ना हो, अननेसेसरी हरासमेंट ना हो, और इसीलिए प्रोसीडिंग के पैसे भी देने पड़ते हैं, और एक बैलेंस बना रहे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्पाउस के बीच में। तो ये था हमारा लेक्चर ऑन मेंटेनेंस। अब मिलेंगे न्यू ईयर के बाद, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।